चलो रिवीजन कर लेते हैं। देखो इसे तो होगा, तो उन्हीं के पास क्वेश्चन होगा। आप लोग किताब कॉपीज़ देख के क्वेश्चन बोलिए ना भाई। पहले क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। वैसे तो हम देख के बताएंगे तब ने क्या पढ़ाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो एक बार रिवीजन कर लो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो 2-3 बार जब भी टाइम मिले तो रिवीजन कर लो। और हर चैप्टर बोल रहे हैं, हर एक छोटा छोटा टॉपिक के वीडियो बनल है। जब थोड़ा लगे कि नहीं पढ़े के टाइम है तो दुगना स्पीड पे कम से कम सुनिए लो, 2x के स्पीड पे सुन लो, तुमको याद हो जाएगा। जैसे जिस वीडियो में ये वाला हम बोले होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसमें 10-15 बार हम रिपीट किए होंगे, ज़्यादा तो उन्हीं से रिपीट करवाए होंगे। तुम लोग भी बोलो रासायनिक अभिक्रिया, वो बोल रहे होंगे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद समीकरण। समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आता है अभिकारक क्या है। अच्छा, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार है? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तुम बताओ, अभिकारक क्या है? हाँ, अभिकारक क्या है? हम उसी को काहे खड़ा किए, क्योंकि हमरा लग रहा था कि नहीं ऐसी हमको लग रहा था हम खाली कर रहा है ऐसे, इसलिए हम इसको खड़ा करते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? हमरा डाउट था इसके ऊपर कि अभिकारक ही नहीं बोलेगा। अभिकारक किसे कहते हैं? तो मालूम है ना किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है या जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। और क्या? रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के हैं, जो भी टाइप्स हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। हाँ, हमको इस पर डाउट जखनी देखे तखनी से कि कुछ नहीं पढ़ा। दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक। हाँ, जो ऊष्मा को बाहर निकालता है। हाँ, खाली समझ गया है ना, बस ऊष्मा को बाहर निकालता है, जैसे चूल्हा नहीं बोला। जब नए पदार्थ का बनने में ऊष्मा को बाहर निकाला, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उल्टा ऊष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, या कहो कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 तरह के होता है, एगो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और एगो फोटो डिकम्पोजिशन। देखो, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो हीट के मदद से करवाया जाता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन।
वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो भी बोलो, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के हेल्प से करवाया जाता है, यानी प्रकाश की मदद से करवाया जाता है, उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन नहीं होगा जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इतने था और कुछ तो नहीं है था। जब सक्रियता, हाँ, वो होता है कि धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पे घटते क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। आज के टॉपिक है, एक चीज़ और बोले थे कि जब क्रियाशील धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन से गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, आज का टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब किसी को द्विविस्थापन लिखने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थंबनेल में लिखल रहेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये होता क्या है? 2-3 बार सुन लो, फिर उसके बाद याद करवा देंगे। इसमें होता है कि जब दो यौगिक, लिख लो, जब दो यौगिक अपने आयन जानते हैं ना, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों कह सकते हैं, अपने मूलकों की अदला बदली करते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, आयनों या मूलकों की अदला बदली करते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं ना, जब दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर AB है, AB, और इधर मान लेते हैं CD है। रिएक्शन हुआ, अब हुआ क्या? यहाँ पे देखो एक तरह के यौगिक है, यहाँ पे देखो दूसरा तरह के यौगिक है। हुआ कुछ ऐसा कि C चल गया उधर और A आ गया इधर, मतलब ऐसा हो गया कि C वहाँ गया तो कह सकते हैं CB, और A इधर आ गया तो AD। तो परीक्षा में इसने रहेगा, 10वां के एग्ज़ाम में, 10th के परीक्षा में आता है और ऐसे दे देगा, तीर नहीं देगा, तीर तो हम दिखा रहे हैं, वो तीर नहीं दिखाता है। ऐसे AB था, इधर दिखा देगा CB और AD, कहेगा कि कौन से रासायनिक समीकरण है बताइए। तो द्विविस्थापन, जैसे एगो समझाए थे, अगर ऐसे दे दिया कि AB है और मान लो C है, सपोज दैट, और अब ऐसा हो गया AC या B, ये किसका उदाहरण है? यहाँ पे C हटा दिया और B को हटा दिया, C और अपने बैठ गया, तो ये हो गया विस्थापन। ये कौन से विस्थापन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोले की जरूरत नहीं है, खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे तब भी चलेगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलना जरूरी
खाली डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा तब भी चलेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलना नहीं है। लेकिन यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि इधर से सी गया, उधर से ए आया, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वो तो ठीक है, लेकिन डिफिनेशन वो तो याद होना चाहिए। समझ में आ गया, पता चल रहा है कि लिखिन नहीं कुछ आ रहा है। बोले थे कि ए एने जाएगा, बी एने जाएगा, अब ऐसे ऐसे हो जा कहले एने जाएगा, बी एने जाएगा, ऐसे ऐसे खाली करे में लगल है। अब ओजा से कुछ ही होगा रे, ओजा भी सब थोड़ा ओजा लिखे पड़ता है ना, तो ये वाला लिख देंगे तो इससे तुमको नंबर मिल जाएगा। अगर लैंग्वेज में लिखे रहे तो वहाँ बोले पड़ेगा कि जब दो यौगिक अपनी आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तुम खड़ा हो, अब 5 बार तुम ही बोलो, बोलता नहीं ना, 5 बार तुम ही बोलो डेफिनेशन को। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से बोलो। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम रटा नहीं रहे, तू बोलता नहीं कह रहे, ठीक है। समझ में आ गया कि सर ए बी है और सी डी है तो सी उन्हें चल जाता होगा, समझ में आ गया। लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम के जो पैटर्न है, जो अभी तो उन्हीं के परीक्षा होता है, वैसा नहीं होता है कि सामने बैठा दिया इंटरव्यू ले रहा है। अभी भी तुमको लिखे ही पड़ता है, अभी भी ज़माना इतना नहीं बदला है। पढ़े का ज़माना बदल गया, यूट्यूब पे वीडियो चल जाता है, लेकिन यूट्यूब पे परीक्षा नहीं होता है। परीक्षा तो अभी थोड़ा लिखिए क्या होता है, और वही सब लिखना होता है जो पहले आज से 20 साल पहले जो हम नहीं लिखते थे वैसे तो उन्हीं के भी लिखना है। खाली ऑब्जेक्टिव खाली OMR आ गया, हम टिक लगाते थे तो उन्हें रंगे वाला खाली हो गया, यही हुआ है। तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, बैठो, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। और कभी भी बोलते वक्त मुंह झाँप के नहीं बोलना, लजाना शर्माना नहीं, 3-4 बार बोलना जरूरी जिससे कि याद हो जाए। जब दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों की अदला बदली करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर खाली पूछ देंगे कि तुम बताओ विस्थापन अभिक्रिया क्या है, नहीं, हाँ तुम ही से, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन उसमें है ना कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे दो यौगिक चलेगा और दो यौगिक अपने आयनों, आयन या मूलक कह सकते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं या मूलकों की अदला बदली करते हैं और दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तो जनरल एग्जांपल ही भला हो गया, इसको उतार लेंगे, बाकी एग्जांपल लिखाते हैं क्या है। जो मूलक यानी आयन, आयन ही बोलो न, ठीक है, आयन ही। उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। लिख लिया, एग्जाम्पल में लिख लो, अगर ये उतर गया होगा तो एग्जाम्पल में लिखोगे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
इसको मिटाना होगा ना। सोडियम सल्फेट के रिएक्शन किससे करवाएं? बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन किससे करवा दिए? बेरियम क्लोराइड से। तो प्रोडक्ट में क्या मिला? NaCl और बेरियम सल्फेट। अब ऐसा समझे पड़ेगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है? देखो सोडियम तो नहीं भी जानते हो, तुम लोग को भी मालूम है। सोडियम मैंने क्या? Na, इतना मालूम है। और सल्फेट मतलब भी जानते हो, SO4, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम मालूम है, सल्फेट भी मालूम है। ऐसा थोड़ा संभल के लिखे पड़ेगा, मतलब लिखना नहीं है। इन्हें देखो, अरे इधर देखो यार, ये सही नहीं है। अगर ऐसे लिखोगे तो ये सही नहीं है। काहे नहीं सही है? सोडियम लिख दिए, अब बगल में सल्फेट बैठा दिए, लेकिन ये सही नहीं है। बताते हैं क्या है। सोडियम के वैलेंसी कितना? तो इधर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सल्फेट के वैलेंसी कितना? तो यहाँ 2 लिखाना पड़ेगा। इसलिए ये हो गया सोडियम सल्फेट, Na2SO। ये सब लिखल सिखाए हैं, तो थंबनेल में भी लिखल है, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, ऐसे लिखल है, रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। और कभी देख लेना कि और इसका रिएक्शन किससे करवाना है? बेरियम और क्लोराइड। फिर ही सही नहीं है। का है? देखो बेरियम, बेटा मांगे कार और स्कूटर, बाप राजी। तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 2। इसका वैलेंसी यहाँ पे चिपकाना होता है। और क्लोरीन के वैलेंसी 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। अब देखो हो गया सोडियम सल्फेट। धीरे धीरे लिखे ले आ जाएगा, ऐसे वो वाला देख लेना, उसको रट लेना। सोडियम सल्फेट है और ये वाला बेरियम क्लोराइड है। ये जब एक बात बताते हैं, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में घुलल है। बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में घुलल है। अब इन दोनों के अगर रिएक्शन करवा दें तो एक बात फिक्स होता है कि ये सोडियम है ना, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देवे ले दम अकबक है। 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए अकबक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेवल अकबक रहता है। जितना अकबक वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए है, उतने ही बयाल है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर किसी भी रिएक्शन में सोडियम कहीं भी है और क्लोरीन कहीं भी है, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो सोडियम आके एकदम जुड़ जाइए करेगा। किससे? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ला मर रहा है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ला मर रहा है। जितना वो बाय में है कि हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उतने ही बाय में है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यानी कि सोडियम की ज़रूरत को पूरा करने वाला कौन है? क्लोरीन है। तो कहीं भी अगर सोडियम है और क्लोरीन है, कितनों दूर दूर में, और अगर रिएक्शन हो गया तो सोडियम और क्लोरीन को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ आके मिल जाएगा। NaCl, इसको अलग नहीं कर पाएगा। Na बैलेंस है, हाँ है। सोडियम के वैलेंसी कितना? 1, क्लोरीन के वैलेंसी 1। मतलब अभी फिलहाल है, बैलेंस अभी नहीं कहेंगे, मतलब ये जो फार्मूला बना वो ठीक ठाक है। बाकी बेरियम बच गया, सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट को मिला देंगे। बेरियम है और सल्फेट है, ये सही है सर? हाँ सही है। का है? बेरियम के वैलेंसी तो 2 यहाँ लिखे होंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे होंगे। और सल्फेट के वैलेंसी 2, लेकिन 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट और ये हो गया NaCl। लेकिन बैलेंस नहीं है, अभी अनबैलेंस है। बताते हैं कहाँ है। यहाँ क्लोरीन कै गो है, वहाँ सोडियम कै गो है। अरे तो NaCl एक गो, तो मामला गड़बड़ है। बैलेंस कैसे होगा? मार्कर करने गया, कैसे गुना? कहाँ 2 से गुना? तबे ना 2 गो सोडियम हो जाएगा, 2 गो। अब देख लो, सल्फेट तो ठीक है, बेरियम भी ठीक है। ये जा एक बात याद रखना है कि बेरियम सल्फेट जो होता है ना, उसको ऐसे दिखाना चाहिए। ये क्या है सर? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं ये प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। ये अवक्षेप क्या होता है? मतलब कुछ धूली जैसा चीज़, वाइट कलर के धूली जैसा चीज़, गंदगी जैसा चीज़। और धूल गंदगी क्या होता है? जब रिएक्शन होता है, इसमें क्या क्या ढोले हैं? मतलब घोले हैं, ढोले नहीं, घोले हैं। क्या क्या घोले? सोडियम सल्फेट और क्या घोले? बेरियम क्लोराइड। दोनों को घोले, दोनों घुल गया। और घुलने के बाद कुछ देर के बाद देखते हैं कि नीचे वाइट कलर के कुछ चूना जैसन बैठ गया, उसको बोलते हैं वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है? तो गौर से देखोगे तो बेरियम चल गया ओजा, ध्यान से देखिएगा, सोडियम आ गया Na। तो किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, अब बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ही एगो और उदाहरण है,
अवक्षेपण अभिक्रिया। काहे बोले अवक्षेपण अभिक्रिया? डबल डिस्प्लेसमेंट तो हम समझ गए, क्योंकि बेरियम उन्हें चल गया और सोडियम इन्हें आ गया, तो समझ। अवक्षेपण काहे बोल रहे हैं? अवक्षेपण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। फिलहाल एग्जाम्पल लिखो, आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे आएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। हो गया। 10th के एग्जाम में 2-3 बार पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। 10वीं के परीक्षा में 10th के एग्जाम में आया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब उतरो रट के जाता है इन्हें, क्योंकि रिएक्शन में तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिलता नहीं। अरे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के दौरान मिल गया, और परीक्षा में 2-3 बार आया है, 10th में रिपीट हुआ है, आया है क्वेश्चन, एकदम 100% है। 100 गलती बोल दिए, एकदम फिक्स है। तो 1000% बोल दो, जितना बोलना है बोल दो, एग्जाम में आया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एग्जाम में आया है 10th में। अवक्षेपण अभिक्रिया तो क्या लिखेंगे? तो कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अवक्षेप क्या होता है सर? अरे धूरी जैसा कोई चीज़, फालतू चीज़, बेकार चीज़, धूल गंदगी जैसा कुछ होता है, वाइट कलर का धूल गंदगी जैसा कुछ। जैसे कि शीशा वाला गिलास में आटा घोल दो, देखोगे धीरे धीरे आटवा करने बैठ जाएगा नीचे। या मान लीजिए कि लिखे वाला खल्ली होता है ना, वो खल्ली को चूर कर लो और पानी में डाल दो, धीरे धीरे करने बैठ जाएगा नीचे। तो जो नीचे तल छट्टी पे बैठेगा ओकरे बोलते हैं हम लोग क्या? अवक्षेप। तो वैसने कुछ है जहाँ पे होता है नीचे बैठ जाता है, और प्रेसिपिटेट बना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण इंग्लिश में नहीं बोले हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन, बोलते बोलते भुला जाते हैं आगे पीछे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जितना तो नहीं पढ़ रहे हो वो देखोगे कि इस बार 10th में कितना आया केमिस्ट्री में। एक आध क्वेश्चन अबो किया या नहीं आया, या पढ़ें। जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया 10th के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम का ही है 15 तारीख को, अगर इससे एक को क्वेश्चन नहीं मिला सर, क्वेश्चन में नहीं मिला, तो हमेशा के लिए पहले तो यूट्यूब वाला चैनल अनसब्सक्राइब करना, आजीवन भर कभी मत देखना। और जितनी आप पढ़ रहे हो पढ़ना छोड़ देना। हमारे यहाँ से एकदम डायरेक्ट बोलते हैं। इतना पढ़े के बाद अगर केमिस्ट्री में मिलबे नहीं करता है, इतना दिन से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री मिलियन रहा है, तो हम खुद कहते हैं हमारे यहाँ से पढ़ना छोड़ देना। एकदम ओपन चैनल है, पढ़ना छोड़ देना, एकदम खुला एकदम है सबके लिए। और यूट्यूब पे जो चैनल है उसको तो एकदम हमेशा के लिए ऐसा अनसब्सक्राइब करना ना कि कभी देखबे नहीं, रिपोर्ट कर देना कि फालतू पढ़ाता है, कुछ मिलबे नहीं करता है तब। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, वो तो एग्जाम में पता चलेगा। कई एग्जाम है 10th के? 15 तो हिंदी है, 16 के संस्कृत है, 17-18 के हैं। तो 18 तारीख के जो केमिस्ट्री अलग से ना साइंस में होता है, तो में केमिस्ट्री हम देखोगे कि जो तो नहीं पढ़ रहे हो वो कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर कुछ भी नहीं मिला, 2-3 क्वेश्चन नहीं मिला, तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ना छोड़ दो। हम खुद कहते हैं छोड़ दो पढ़ना। तुम क्या कहोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आज के बारे में नहीं बोल रहे हैं, शुरू से जो केमिस्ट्री शुरू से पता चले, खाली एक वीडियो के बारे में बोल रहे हैं। शुरू से मतलब जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन, सब सब पढ़ावल है ना। पूरा कार्बन के बारे में, बॉन्ड वॉन्ड, अल्कीन अल्केन, ये सब बतावल है।
हाँ तो वहाँ से कह रहे हैं कि एक वीडियो में ऐसा बोलबो मत करना। हो सकता है ये वीडियो वाला क्वेश्चन नहीं आप डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इवेंट करे, ये कोई मतलब हो गया, एक दिन में थोड़ा होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों एक ही है सर? नहीं नहीं अलग है, दोनों अलग है, एक नहीं है। वो इत्तेफाक है कि यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इत्तेफाक है मतलब संयोग है, बाई चांस ऐसा हो गया। प्रेसिपिटेशन के लिए फिक्स है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, उसमें बोले हैं कि दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। और ये एग्जाम्पल जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फिट है और यही एग्जाम्पल अवक्षेपन अभिक्रिया के लिए भी, तो उसमें यही एग्जाम्पल लिख लोगे क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप कौन है, NaCl नहीं है, ये है ये वाला कि बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट है, तो इसको लिख लोगे। हाँ बोलो। कोई एग्जांपल दे देगा, पूछेगा ये अवक्षेपन अभिक्रिया है तो अवक्षेपन अभिक्रिया है कि नहीं? नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लो, नहीं पूछेगा। और अगर देगा ना तो 100% है कि कैसे दिखाएगा, तीर एकदम गारंटी। नहीं देगा तो सर गलत बोल रहा है, ये एकदम देना ही है। नीचे मतलब होता है प्रेसिपिटेट और ऊपर मतलब होता है गैस। अगर कोई गैस निकलता है तो ऊपर दिखाएगा, नीचे दिखाएगा तो प्रेसिपिटेट। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस वो लिखल रहता है रिएक्शन में, एक्वस एक्वस। अगर नहीं हो लिखल है तो अकबकाना नहीं है, लेकिन गैस के लिए 100% ऊपर दिखाएगा और प्रेसिपिटेट के लिए नीचे दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो गलत लिख रहा है, वो इक्वेशन उसको लिखने नहीं आ रहा है। इक्वेशन में एरो दिखाना पड़ता है, गैस के लिए आप ऊपर दिखाइए, प्रेसिपिटेट के लिए तो एकदम 100% है नीचे दिखाइए। गैस के लिए नहीं हो दिखाते हैं, चलो भाई कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। अगला इसी तरह से एक और एग्जांपल है जो प्रेसिपिटेशन के लिए होगा, लीड नाइट्रेट PbNO3 लीड नाइट्रेट। अब आपको लीड के वैलेंसी मालूम है, सीसा का वैलेंसी क्या होता है, कितना लीड के वैलेंसी? 1। चलो लीड के वैलेंसी एक ही ना होता है, 3 लीड 1 होता है, कुछ और होता है। सीसा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभ्य, भिखारी, नहीं इसमें नहीं है। काशी गए संत प्रभु, उसमें नहीं आता है, तो प्रभु उसका वैलेंसी हो जाएगा 4। ऐसा लग रहा है कि 4 होगा। और नाइट्रेट की वैलेंसी कितना होता है? 1। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। किसका? हाँ लीड के। और नाइट्रेट के 1 है, गड़बड़ हो गया। अच्छा लिखो एग्जाम्पल एगो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI से। यहाँ लीड के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 चल रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है। कुछ रेयर है जो ध्यान देना होगा आपको। लीड नाइट्रेट रिएक्शन किससे करवाएं? पोटेशियम आयोडाइड से। क्या बना? तो कह सकते हैं लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट।
पोटेशियम नाइट्रेट। ये समझ रही, संभल के लिखे पड़ेगा कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे हो जाता है दिक्कत। अभी एक बार थोड़ा सा कंफर्म होके यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हम बता देंगे कभी। देखो और बताना था ना, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसको अंतिम में बता देंगे पूरा रिएक्शन ख़त्म करके। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, तो ऐसे ही बोल देते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, मिटाते बोल दिए हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट ट्रांसफ़र, बाद में लिखा देंगे। ये दो तरह का होता है कि एक्सोथर्मिक का एगो, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें मुद्दा वो कभी, हाँ अभिक्रिया, नहीं वैसा रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया ने समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी को मेंशन किया जाता है, वो लिखा देंगे। ट्रांसफ़र हीट, जैसे कि अभी मुद्दा उन्हें है लेकिन बोल दिए हैं तो दिखा देते हैं। H2 है और O2 है, दोनों जुड़ के क्या बन गया? H2O। और जाहिर से बात है कुछ न कुछ हीट एनर्जी भी वो निकालेगा, तो जब आप हीट एनर्जी को यहाँ पे दिखाओगे ना, मेंशन करोगे, तब बोलोगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, लेकिन इसको सेपरेटली बता देंगे। अभी फ़िलहाल एग्जांपल दिए हैं क्या? लीड नाइट्रेट PbNO3। यहाँ पे ध्यान देना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उठाया गया लीड का, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उठाया गया 2। यहाँ 2 लिख ले, 2 लिख ले, वैलेंसी नहीं बैठा है, और नाइट्रेट के वैलेंसी 1 होता है। कैसे समझा देंगे कभी, अभी के मुद्दा नहीं कि कैसे हुआ, वो मुद्दा है 9th वाला कि आखिर हुआ क्या है। तो अभी याद रखो ना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उठाया गया लीड नाइट्रेट, और रिएक्शन किससे करवाएं? पोटेशियम आयोडाइड। तो ये तो ठीक है KI, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के माने हम लोग समझते हैं पोटेशियम, आयोडीन माने आयोडाइड, इसका वैलेंसी 1, ठीक है। पोटेशियम के वैलेंसी 1, कोई दिक्कत नहीं। लीड के वैलेंसी ऐसे तो 4 होना चाहिए सर। काशी गए संत प्रभु लग रहा था, लेकिन नहीं, वहाँ पे 2 बैठा है। क्यों बैठा है वो हम समझा देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो अभी समझाएंगे तो हम यहाँ भूल जाएंगे। अब यहाँ से Pb है और यहाँ से पोटेशियम है। अब ये पोटेशियम क्या करेगा और ये Pb क्या करेगा? ये दोनों Pb को, हाँ जैसे समझो, उल्टा फिर करके जो भी होगा ही ना, कि आपको समझना होगा कि Pb है और ये वाला पोटेशियम, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब वहाँ अगर हम Pb देखें तो फिर कह सकते हैं कि Pb पे प्लस से ना होगा पोटेशियम आयोन, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, हाँ ठीक है। नाइट्रेट पे कौन से चार्ज होता है? माइनस, याद है नहीं? माइनस होता है एक ही बार ना, एक ही बार। और इस पे प्लस, कई बार होता है नहीं जानते, लेकिन इस पे माइनस होता है, उस पे प्लस, इस पे प्लस। प्लस का है बोले सर? अरे देखो Pb जो है ना एक तरह से धातु की तरह काम करता है, शीशा धातु है तो प्लस ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि इस प्लस को अगर हटाया जाए तो कोई प्लस से जाके चिपकेगा, तो बैठा दो किसको? पोटेशियम और आयोडाइड। अरे पोटेशियम यहाँ से हटेगा और ये नहीं आएगा, तो पोटेशियम हो गया नाइट्रेट। ये ठीक है, देख लेंगे ठीक है कि नहीं है। पोटेशियम के वैलेंसी ठीक है, इसका वैलेंसी ठीक है, ये तो सही है। और लीड के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 चल रहा है। अब किसको? ई हट गया तो यहाँ नहीं आ जाएगा लीड Pb और I, लेकिन 1 मिनट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चल रहा है इस जगह पे? 2, तो यहाँ बैठा देंगे 2। ये हो गया लीड आयोडाइड, और यही बैठता है नीचे, ये नहीं बैठता, इसको बोलते हैं क्या? PPT। ये कौन से उदाहरण है, किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? 2 के एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, उधर गया इधर आया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, ये है नहीं समझ में आ रहा है? अरे जब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सिखा रहे हैं तो बोले थे कि नाइट्रेट क्या है, कैटायन है कि एनायन है? कैसे पता चलेगा? यूट्यूब पे पढ़ ले, देख लो, एनायन है। ये क्या है? एनायन है, मतलब माइनस चार्ज है। तो 100% की अगर ये माइनस है तो ये क्या है? प्लस है। देखो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हम दोनों को बोलते हैं आयन। ये भी आयन है और ये भी क्या है? वो अलग बात है कि माइनस वाले को एनायन बोलते हैं और प्लस वाले को कैटायन बोलते हैं, लेकिन है दोनों आयन।
यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर एनायन, लेकिन है दोनों आयन। अब ध्यान से देखो कि दोनों अपने आयनों को क्या कर दिया, अदला बदली, आयंस अदला बदली हो गया। और इधर से प्लस गया तो उधर से भी क्या है, प्लस, क्योंकि प्लस जाएगा तो प्लस से आएगा। आयनों की अदला बदली करके दो नया नया यौगिक बना लिया, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अरे वो तो है ही है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेट बना, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। तो ये दोनों केकर एग्जाम्पल हो गया, द्विविस्थापन के भी और अपक्षेपण के भी। राइट डाउन, उतार लीजिए। ये दोनों के एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन के भी और डबल डिस्प्लेसमेंट के भी। हो गया। एक और एग्जांपल लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दीजिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन करवा दीजिए तो क्या बनेगा। एजा पे याद रखना होता है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पड़ता, क्यों हम आगे आऊँ, ये सब ध्यान रखना होता है। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फिर भी वो तो पता होना चाहिए ना कि क्यों हट रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप देखें, मिटा तो दी हैं, अब तो रहा नहीं। एजा पर देखे होंगे कि क्या था, PB, और एजा कौन था, K। तो PB और K हम जानते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो हटा देवे करेगा किसको, PB को, इसलिए हटा दिया। तो हटा दिया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव था। अगर ये पोटेशियम कम रिएक्टिव रहता तब सर नहीं हटाता, तो पोटेशियम कम रिएक्टिव होता तो PB हटा देता। अरे कोई तो ज़्यादा होगा ना, और कम ज़्यादा होने के फेरा में ही हट जाता, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे अब ये देखो ना, क्या एग्जांपल बोले हम, सिल्वर नाइट्रेट और प्लस में NaCl। यहाँ हम कहेंगे दोनों एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या, पानी में घुला हुआ। यहाँ पे सिल्वर कम रिएक्टिव है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर सिल्वर है ज़्यादा, अरे कोई ज़्यादा कोई कम है न, और कम ज़्यादा होने के फिर हमें तो और भी कारण होता होगा ना, उतने थोड़ा होता होगा सर। हाँ और भी कारण है, ठीक है, और भी कारण, लेकिन वो कारण पे आप नहीं जाइए। अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। हाँ है, वो कम रिएक्टिव है ये वाला। अगर डिफरेंस है तो 100% Na जाएगा और Na आएगा, होगा ऐसा होगा। अगर रिएक्टिविटी में डिफरेंस है तो हटेगा, हटा दो और वहाँ से लगा दो NaNO3। फिर एजा पे दिमाग में आएगा कि आप तो बोले थे जहाँ सोडियम रहता है वो जहाँ क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन रहेगा तो फिर से रिएक्शन होगा। हाँ होगा, ये रिवर्साइबल रिएक्शन है। अब हम आपको बोले रिवर्साइबल रिएक्शन है तो ऊपरे ऊपरे बाउंस कर जाएगा, मतलब दिखाते हैं। एक मिनट पहले समझा दें। Ag हटा और वहाँ पे कौन जाके लग गया, सोडियम। तो सोडियम नाइट्रेट, ये ठीक है, एक बार जरा सोच लो। सोडियम के वैलेंसी नाइट्रेट के वैलेंसी ठीक है। Ag को इसके साथ बैठा दीजिए, AgCl, ये सही है, एक बार सोच लो। है Ag है, Cl है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैलेंसी है, किसका वैलेंसी है, ये रिवर्साइबल होता है। रिवर्साइबल माने जितना बनता है फिर से ही किस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई बोलेगा ना, आप तो बोले थे कि क्लोरीन है सोडियम है तो एक के साथ रहेगा, आप बना लेगा कोची इन्हें से, फिर टूट कैसे गया। अरे लोल, टूटता है लेकिन फिर से रिवर्स हो जाता है, फिर क्या बना लेता है NaCl। मतलब जितना टूटता है उतने फिर बनता है। रिएक्शन हुआ, टूटा बना, मतलब
कुछ समय के लिए तुमको नज़र आएगा कि सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट है, ये सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है, लेकिन अगर उसको उसी में छोड़ दोगे, उसी जगह पे छोड़ दोगे तो ढेर देरी रहेगा नहीं, ये फिर से रिएक्शन कर लेगा इसके साथ फिर से रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेगा NaCl रिवर्साइबल। और रिवर्साइबल जैसा 10th में नहीं है, ISC में रिवर्साइबल, इरिवर्साइबल, इक्विलिब्रियम, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो सिंपल जानो कि ऐसा रिएक्शन होता है, क्यों होता है, रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस है ना इसके कारण, लेकिन ढेर देर रहता नहीं, फिर भी रिएक्शन हुआ और यही बना क्या प्रेसिपिटेट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट के भी और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन के भी एग्जांपल उतार लीजिए। ये प्रेसिपिटेशन के भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जांपल है। यहाँ पे एकदम नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि क्लोरीन है और सोडियम है अलग अलग, वो फिर से मिल जाएगा, उसको रिवर्साइबल रिएक्शन बोलते हैं। अगर ज़्यादा देर तक आप छोड़िएगा तो फिर से वही बना लेगा, वो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट। हो गया। और ऐसे तो एक चीज़ आएगा एसिड बेस में, इसमें नहीं है लेकिन हम लिखा देते हैं, एसिड बेस में भी आता है जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अम्ल क्षार जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे समझाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होता है। तो अम्ल क्षार में बताना है, यहाँ ऐसे ही लिख लो ना उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन NEUTRALISATI न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे अम्ल क्षार में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया के तौर पे पढ़ लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में कहें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, NEUTRAL न्यूट्रलाइजेशन। ये भी 10th के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, 10वां परीक्षा में ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। 10वां में 2-3 बार आया है, और नहीं तो 10वां के क्वेश्चन में किसी से मांग के देख लेना, 2-3 बार पूछा है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो कोई अम्ल उठा लेना है HCl। अब आपको समझे में ना आएगा ये अम्ल है कि नहीं है, तो एसिड बेस में पढ़ाएंगे कि जिसमें H रहता है, H+ जो देता है। देखो HCl के मतलब है कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस। ये सब समझावल है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से। Na पे क्या है प्लस, OH पे क्या है। अब एजा पर भी वही बात है, आपको समझना होगा, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव और सोडियम। और एक और उदाहरण कह सकते हैं कि सोडियम जब भी रहेगा, क्लोरीन जब भी रहेगा तो किसके साथ में मिलेगा, क्लोरीन के साथ में। तो समझो कि वो हटा दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो हट गया। अब बना कौन चीज, तो NaCl, Na पे प्लस और Cl पे, और OH+ किसके साथ मिल गया, OH-, तो बना लिया कौन चीज H2। अगर पानी मिल रहा है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। एक और एग्जाम्पल, तो चलो एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एसिड उठा लिए, तो एसिड क्या उठा लेते हैं, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 है ना, HNO3 मान लीजिए नाइट्रिक एसिड है, और इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दें। हमरा तो समझे में नहीं आता है बेस क्या होता है, छोड़ो ना यार, आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कम से कम अभी के लिए रट लीजिए क्या होता है, लिखाएं तो नहीं, लिखाएंगे अभी। फिलहाल ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, कैसे पता चलता होगा, हम तो पढ़वो नहीं किया, तो कम से कम इतना देखना कि OH है
मतलब बेस है, उधर H है मतलब एसिड है। वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और इसके साथ में आके मिल जाएगा, बना लेगा कोई चीज़ H2O, और ये K+ उसके साथ में मिल जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसको जो देख रहे हो ना, चाहे NaCl की बात करें चाहे KNO3, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ये पढ़ेंगे आम्ल क्षार लवण में, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा खाली काम चलाओ पढ़ रहे हैं। अभी तो खैर जानबे करते हो कि क्या पानी। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गौर से देखो तो न्यूट्रलाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि सोडियम गया और होने से हाइड्रोजन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो होता क्या है, लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। अब क्या बदला बदली करता होगा सर, एगो H+ देता है और एगो OH- देता है, तो उतना जोर नहीं जाइए। वो अम्ल क्षार में बार बार बोल रहे कि अम्ल क्षार में बताएंगे। जैसे अभी अगर पूछे तुमसे कि एसिड किसे कहते तो क्या जवाब दोगे? नहीं जानते आप? जो H+ देता है, पढ़ाएंगे कि जो पानी में घोलने पे H+ देता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, और जो OH- देता है उसको बोलते हैं बेस। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। लेकिन अभी जानबे नहीं करते हैं तो उतना बोलना भी नहीं है। सीधा सीधी है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके, जब अम्ल तथा क्षार आपस में, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और ध्यान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां के एग्ज़ाम में 2-3 बार आया है। तो लिखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, भी आई है तुम्हारे लिए। 2-3 बार आल है परीक्षा में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में, या इस अभिक्रिया में, इस प्रकार के अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में लवण तथा पानी मिलता है। पानी माने H2O। इस प्रकार के अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में लवण तथा पानी मिलता है। अरे सब कुछ भूल जाएं तो कम से कम इतना याद रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, तो ऐसन की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा। ऐसे अगर सही से बोलोगे तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा। क्या बोलोगे? जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें फिक्स है कि जब भी बनेगा प्रोडक्ट के रूप में तो एगो सॉल्ट यानी नमक और क्या, पानी। पानी तो खैर पहचानवे करते हैं कि H2O है, H2O, तो बाकी जो बचेगा वो क्या है? नमक है। हमको कैसे पता चलेगा कि अम्ल है कि नहीं है? तो अभी के लिए फ़िलहाल जिसमें H+ निकलेगा, जिसमें वो अम्ल है, और जिसमें OH- निकलेगा वो कैसे पता चलेगा कि OH- निकल रहा है? ध्यान से समझो।
NaOH में सोडियम पे तो हमेशा कौन से चार्ज आता है? सोडियम हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, अरे कोई भी धातु हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देता है। कैसनो धातु रहे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, ये कोई भी धातु हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो सोडियम पे प्लस, तो जाहिर से बात है कि OH पे क्या होगा? सोडियम। पोटेशियम पे भी प्लस, तो OH पे क्या होगा? मतलब ऐसा समझ में आता है कि OH माइनस निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, वो सुतल रहता है रे, तोरे बोल रहे हैं। हाँ नहीं पूछा था, नमक या फिर लवण? लवण या नमक वही है। कैसे बेस कैसे पता चलेगा तुमको? बोलो, बेस किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? सुतल था ये, अभी तो बोले क्षार किसे कहते हैं? जिसमें OH माइनस पता कैसे चलेगा? अरे एक हिस्सा अगर प्लस है तो बाकी बचल हिस्सा क्या है? माइनस है, तो ये क्षार हो गया। उधर कैसे पता चलेगा? जैसे क्लोरीन पे तो माइनस से होता है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, हमेशा खींचता है, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? एजा पर VH पे प्लस है। कैसे सर? ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, किसके इलेक्ट्रॉन को? हाइड्रोजन को। नहीं समझ में आता, चलो नहीं समझ में आता, काम चलाओ के लिए याद रखना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या ज़्यादा सही से बोलोगे कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके अपने अदला बदली करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में एकदम फिक्स है कि उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? लवण और पानी। जैसे NaCl क्या है? एक प्रकार का नमक है। KNO3 भी क्या है? एक प्रकार का लवण है। ये जो मिला है पानी है। तो ध्यान से रहे कि जो बोले वो डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन भी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट पे पूरा कहानी हो गया पूरा। कल के बारी आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कल देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है पूरा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कोई छोटा चीज़ नहीं है, अच्छा खासा आदमी भी इसमें फेल हो जाता है। आदमी मीन्स स्टूडेंट ने, टीचर भी नहीं जवाब दे पाते। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आप रट के गए और 3 तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशन 3 तरह से दिया जाता है। अब उसका जिक्र हम कल करेंगे, फिलहाल इसको लिख लो, ठीक है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। अब जाते जाते तो उन्हीं क्लास लाइक को कर देना, ठीक है।